नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसकी वीडियो नंबर सेकंड है। एसआई पद्धति के बारे में हमने थोड़ा सा इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था। अब एसआई पद्धति की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो एसआई पद्धति की विशेषताएं, इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है। इस पद्धति में भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग होता है। तो इसमें लिख लीजिएगा आप ये विशेषताओं में एसआई पद्धति की विशेषताएं। यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है, अर्थात इस पद्धति से एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग होता है। ठीक है, अगला है, इस पद्धति में मात्रक अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है। अचरों पर आधारित है। अगला, मात्रकों की संबंध पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक केवल मूल मात्रकों के गुणा भाग करके प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब समझो दोस्तों आप, ये मात्रकों की संबद्ध पद्धति है। इस पद्धति में जो वो 7 मूल मात्रक हैं, उनसे किसी भी भौतिक राशि का मात्रक हम प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें गुणा भाग कर किसी भी राशि का जो है मात्रक हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे भी। आगे पूरा एक चार्ट है, बहुत सी भौतिक राशियों के मात्रक विमा हम निकालेंगे। अगला है, यह सभी मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनः स्थापित होने वाले हैं। सुपरिभाषित मात्रक हैं, अर्थात सुपरिभाषित का अर्थ है कि एक सभी का उन 7 जो मूल मात्रक हैं उन्हीं के रूप में दर्शाया जा सकता है। विभिन्न सूत्रों से भी अगर हम मात्रक निकालेंगे तो भी अगर हम उन 7 मूल मात्रकों के सात मूल मात्रकों के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो सभी सूत्रों से एक ही मात्रक या एक ही विमेय सूत्र हमें प्राप्त होगा। यह मैट्रिक या दशमलव पद्धति है। ये एसआई पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रयोग की जा सकती है, परंतु एमकेएस केवल यांत्रिकी में प्रयोग की जा सकती है। अब एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक है, यानी कि जैसे ऊष्मागतिकी के लिए ऊष्मागतिकी, अगर हमें ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करना है तो एमकेएस हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। ऊष्मागतिकी में ताप की आवश्यकता होती है, लेकिन एमकेएस में ताप के लिए कोई मात्रक नहीं है, इसलिए एमकेएस पद्धति केवल यांत्रिकी के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, तो ये विशेषताएं आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब अगला टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखने के नियम। रूल्स टू राइट नेम एंड सिंबल फॉर सिस्टम यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें देखेंगे, भौतिक राशियों के प्रतीक के रूप में सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर से निरूपित करते हैं, अर्थात इन्हें तिरछे ढालू रूप में छपवाया जाता है। तथापि जिस राशि के लिए 2 अक्षरीय प्रतीक आवश्यक हो, जिनमें 2 प्रतीकों के गुणनफल के रूप में दर्शाना हो, इन पर कुछ प्रतीकों को पृथक दर्शाने के लिए कुछ स्थान छोड़ना आवश्यक होता है। अर्थात कोई भी जो राशि है, अगर वो 2 राशियों के गुणनफल के रूप में हमें दिखानी है तो कुछ स्थान उनके बीच में हम छोड़ेंगे। नामों अथवा व्यंजक के रूप में संक्षिप्त रूपों जैसे पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाने के लिए P.E. का प्रयोग भौतिक समीकरणों में नहीं किया जाता। पाठ्य सामग्री के इन संक्षिप्त रूपों को साधारण रोमन में सीधे टाइप में छपवाया जाता है। सदिश राशियों को मोटे टाइप में सीधे छपवाया जाता है। सदिश राशि होगी उसे मोटे टाइप में सीधे छपवाया जाता है। सदिश राशि का जो संकेत है, जैसे कोई ए वेक्टर है तो उसे ऐसे दर्शाया जाएगा।
दो भौतिक राशियों के गुणनफल को उनके बीच में कुछ स्थान छोड़कर लिखा जाता है। एक भौतिक राशि को दूसरी राशि से विभाजित करने के लिए सॉलिडस यानी तिरछी रेखा, दंड रेखा खींचकर निर्दिष्ट किया जा सकता है। अंश व हर की प्रथम घात के व्युत्क्रम गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ए और बी में हमें विभाजन का चिन्ह लगाना है तो ऐसे लगाकर हम दर्शा सकते हैं, या फिर ए बी और -1 पावर -1 भी लगाकर दर्शा सकते हैं। मात्रकों के मानक तथा अनुमोदित प्रतीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रारंभ करके रोमन सीधे टाइप में लिख दिया जाता है। मात्रकों के लघु उल्लेखों जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड, कैंडेला आदि के रूप में लिखा जा सकता है, संक्षिप्त रूप में नहीं। मात्रकों के नाम को कभी बड़े अक्षरों में नहीं लिख सकते। मात्रकों को कभी बड़े अक्षर में नहीं लिखते हम। तथापि मात्रक के प्रतीक केवल तभी बड़े अक्षर में लिखा जाता है जब प्रतीक को किसी वैज्ञानिक के नाम से व्युत्पन्न किया गया हो। ऐसी स्थिति में मात्रक का आरंभ बड़े अक्षर से कर सकते हैं। मात्रकों के प्रतीकों को उनके लिए अनुमोदित अक्षरों में लिखने के पश्चात ही उनके अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। मात्रकों के प्रतीकों को केवल एक वचन में ही लिखा जाता है, बहुवचन में नहीं। अर्थात किसी का मात्रक प्रतीक बहुवचन नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुवचन में नहीं लिखा जाता, केवल एक वचन में लिखा जाता है। सॉलिडस अर्थात डैश सॉलिडस के उपयोग का अनुमोदन केवल एक अक्षर के मात्रक प्रतीक के अन्य मात्रक प्रतीक द्वारा विभाजन संकेतन के लिए किया जाता है। एक से अधिक सॉलिडस का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, अगर एक से ज़्यादा भी अगर भाग में है तो उन्हें एक ही बार में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला है विमीय एवं विमीय विश्लेषण। विमाय एवं विमीय विश्लेषण। तो विमाय के बारे में अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान में द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ताप आदि को मूल राशियाँ माना जाता है। इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इन मूल मात्रकों का उपयोग करते हुए अन्य राशियों के मात्रक व्युत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणतः लंबाई का मात्रक मीटर है। इसकी सहायता से क्षेत्रफल, आयतन के मात्रकों को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई के रूप में आता है हमेशा। अब लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मात्रक मीटर मात्रक में मापे जाते हैं। अतः क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। यह स्पष्ट है कि क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक केवल लंबाई के मूल मात्रक पर ही निर्भर करता है। यदि लंबाई के मूल मात्रकों को एल निरूपित किया जाए तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है, एल क्रॉस एल, यानी एल गुणा एल बराबर एल स्क्वायर हो जाता है। अब ये तो हुई क्षेत्रफल की बात। इसी प्रकार अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई भी मीटर में मापी जाएगी, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब। अर्थात आयतन का व्युत्पन्न मात्रक घन मीटर या मीटर क्यूब कहा जाता है। अब आयतन को इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि एल से डिनोट किया जाए मीटर को, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर एल इंटू एल इज इक्वल टू एल क्यूब हो जाएगा। तो क्षेत्रफल और आयतन के व्युत्पन्न मात्रक केवल लंबाई पर निर्भर करते हैं और घनत्व एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका व्युत्पन्न मात्रक
लंबाई के साथ साथ द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि घनत्व का सूत्र जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है, आयतन का जो मात्रक है वो मीटर क्यूब है। अतः घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक, अब घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति घन मीटर। यदि द्रव्यमान को m से और लंबाई को l से निरूपित किया जाता है तो घनत्व का जो व्युत्पन्न मात्रक है वो हो जाएगा द्रव्यमान का m और आयतन का l क्यूब। तो m अपॉन l क्यूब यानी कि m l की पावर -3। तो इसे हम दर्शाएंगे m1 l -3 T0 से। तो ये क्या हो जाता है? घनत्व का विमीय सूत्र हो जाता है। इस प्रकार घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक द्रव्यमान और लंबाई के मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार आगे हम देखते हैं चाल। चाल ऐसी राशि है जो दूरी व समय के मूल मात्रक पर निर्भर करती है। अतः दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अतः चाल का जो सूत्र हो जाएगा, हम जानते हैं कि चाल बराबर तय की गई दूरी बटा समय। तो दूरी का जो मात्रक होता है हम किसे मापते हैं? उसमें दूरी को मीटर में, और समय का जो मात्रक है वो है सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड। अब मीटर अपॉन सेकंड है, इसे हम लिखेंगे कैसे? मीटर सेकंड इनवर्स। यदि समय का मूल मात्रक t मान लिया जाए तो चाल का जो सूत्र है चाल बराबर लंबाई बटा समय है। तो इसे कैसे दर्शाएंगे? लंबाई का l और समय का t इनवर्स। तो m0 यहाँ पर द्रव्यमान की पावर 0 है तो m0, और लंबाई की l1 और समय की t इनवर्स है तो m1 l1 t-1। ये चाल का विमीय सूत्र हो जाता है। अतः चाल का व्युत्पन्न मात्रक लंबाई और समय के मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार यांत्रिकी में भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मूल मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में विचार करते समय मीटर, किलोग्राम सेकंड या फुट पाउंड सेकंड जैसी विशेष मात्रक पद्धति का उपयोग व्युत्पन्न की अपेक्षा MLT के रूप में व्यक्त करने की सुविधा होती है। MLT में व्यक्त करने में अधिक सुविधा होती है। उदाहरणार्थ बल का जो व्युत्पन्न मात्रक है, अब हम बल के बारे में बात करेंगे। अब जो बल का सूत्र हम जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का जो विमा है हम जानते हैं, लेकिन त्वरण का हम नहीं जानते। तो पहले हम किसका व्युत्पन्न कर लेंगे? त्वरण का मात्रक या विमीय सूत्र व्युत्पन्न कर लेंगे। तो त्वरण का जो मान होता है चाल में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब चाल में परिवर्तन भी क्या होगी? चाल में परिवर्तन भी एक चाल ही होगी। तो चाल में परिवर्तन का जो विमा है वो क्या हो जाएगी? चाल के बराबर या वेग के बराबर। तो v से डिनोट कर देंगे, और वेग की हमने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले निकाली है, l इंटू टी, L1 t-1। तो L1 t-1 होगी। और नीचे है समय अंतराल। समय अंतराल की हम जानते हैं समय अंतराल भी एक समय ही है, तो उसकी विमा क्या हो जाएगी? समय के बराबर हो जाएगी। तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगी? ये नीचे वाला t है, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? t इनवर्स। तो समय की विमा क्या हो जाएगी? L t-2। और यहाँ पर m किलोग्राम से कोई मतलब नहीं है फिलहाल त्वरण में। तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगी? त्वरण बराबर हो जाएगी m0 L1 t-2। तो ये थी त्वरण की विमा। अब यदि किसी मात्रक पद्धति में बल का मात्रक ज्ञात करना हो तो केवल उपयुक्त सूत्र में MLT से संबंधित मूल मात्रकों को प्रतिस्थापित करना होगा। मीटर, किलोग्राम सेकंड पद्धति में m1 L1 t-2 का अर्थ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मात्रक को सुविधा के लिए न्यूटन कहते हैं।
इसी प्रकार सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे डाइन कहते हैं। जो CGS पद्धति में बल का मात्रक है उसे डाइन कहते हैं, और MKS पद्धति यानी SI पद्धति में बल का मात्रक है उसे न्यूटन से डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये M1 L1 T-2 कहाँ से आया। तो हमने त्वरण का मात्रक निकाला M0 L1 T-2। तो अब इसमें बल से द्रव्यमान से गुणा करने के बाद हमें बल का मात्रक मिल जाएगा। तो त्वरण इंटू जो बल का मात्रक है उसे द्रव्यमान का मात्रक है उसे गुणा करेंगे तो बल का मात्रक प्राप्त होगा। तो वो क्या आ जाएगा, M1 L1 T-2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार यदि कोई भौतिक राशि Q है तो को MLT के मूल मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है। तो सामान्यतः उसे Q को लिखा जाता है M की पावर A T की पावर B और M की पावर A L की पावर B T की पावर C। यह एक जनरल सूत्र हो गया। इसी प्रकार इस समीकरण को भौतिक राशि Q का विमीय समीकरण कहते हैं। ये जो है विमीय समीकरण कहलाती है। यह समीकरण भौतिक राशि Q का द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मूल मात्रकों में संबंध दर्शाती है। ठीक है, सूत्र MLT की घातों को इस भौतिक राशि के द्रव्यमान, समय की जो घातें हैं वो क्या है, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय की जो घातें हैं वो उनकी क्या कहलाती है, विमाएं कहलाती है। भौतिक राशि Q की द्रव्यमान विमा A तथा लंबाई की विमा B तथा समय की विमा C है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस भौतिक राशि के लिए Q के लिए द्रव्यमान की विमा A है, लंबाई की विमा B है और समय की विमा क्या है, C है। ठीक है, अतः किसी भौतिक राशि को जब मूल मात्रकों में व्यक्त किया जाता है तो उस भौतिक राशि की विमा मूल मात्रकों पर लगे हुए उन घातों के बराबर होती है जो जिनके द्वारा भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। संख्यात्मक राशि की कोई विमा नहीं होती है, जैसे जो संख्यात्मक मान है 3/4 पाई 5 पाई आदि राशियाँ क्या है, विमाहीन होती है, क्योंकि ये द्रव्यमान, लंबाई, समय पर निर्भर नहीं करती हैं। परंपरा का पालन करते हुए MLTA आदि को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखने योग्य बात है, विमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाएगा। समीकरण 1.6 को शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि भौतिक राशि Q की द्रव्यमान की विमा A, लंबाई की B तथा समय की C है। समीकरण 1.1 के अनुसार क्षेत्रफल की विमा, अब क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल की हमने देखा था लंबाई इंटू लंबाई यानी कि मीटर स्क्वायर, और लंबाई की L से दर्शाते हैं तो M0 L2 और T0 हो जाएगी। इसी प्रकार क्षेत्रफल की विमा में द्रव्यमान, क्षेत्रफल की द्रव्यमान की विमा 0, लंबाई की विमा 2 तथा समय की विमा 0 है। अर्थात क्षेत्रफल मापने के लिए द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार घनत्व, आयतन, घनत्व, चाल तथा त्वरण की विमीय सूत्र निम्न प्रकार होंगे जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। आयतन की क्या हो जाएगी, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई बराबर L³ हो जाएगी। घनत्व की द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बटा आयतन है तो द्रव्यमान की M1 हो जाएगी। द्रव्यमान अपॉन आयतन है तो आयतन की L-3 हो जाएगी। यहाँ पर चाल की हो जाएगी लंबाई, दूरी बटा समय, तो दूरी की मात्रक L1 और समय अपॉन में है तो इन्वर्स में हो जाएगा T-1। त्वरण का त्वरण का हो जाएगा वेग बटा समय, तो वेग या चाल की विमा L1 T-1 है, तो अपॉन समय है तो एक बार और T-2 हो जाएगा, जो हमने पहले भी देख चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व के व्युत्पन्न मात्रक 1.7 तथा 1.8 समीकरणों का उपयोग करते हुए किसी भी मात्रक पद्धति में दिया जा सकता है। आगे अभी एक बड़ी सारणी आएगी, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।